वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा, सरकार विकास के लिए सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं। कुछ छोटी और विवादित प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से करीब 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। बजट पर विभिन्न क्षेत्रों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं। व्यापार तथा उद्योग जगत ने अंतरिम बजट को विकासोन्मुख बताते हुए इसका स्वागत किया, जबकि विपक्ष ने कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर झारखंड में नई सरकार के गठन का दावा पेश किया और भारत ने म्यांमार में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की। संघीय लोकतंत्र की ओर बढ़ते म्यांमार का समर्थन किया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विकास के लिए सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्ष में सकारात्मक बदलाव की साक्षी रही है और देशवासी आशा भरी नजरों से भविष्य की ओर देख रहे हैं। Exemplary track record of governance, development and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric and prompt trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. बजट में आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ छोटी और विवादित प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से करीब 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startup and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। अगले वर्ष के लिए बुनियादी ढांचागत विकास में पूंजीगत व्यय 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जाएगा। ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। रक्षा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। श्रीमती सीतारामन ने 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की घोषणा की। इनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्क गलियारा और अधिक यातायात वाले गलियारे शामिल हैं। कौशल भारत मिशन के तहत 1,40,00,000 युवाओं को कौशल संपन्न बनाया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मकानों की छत पर सौर ऊर्जा संग्रहित करने के उपायों से 1 करोड़ परिवारों को प्रत्येक माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को समावेशी और नवाचारी बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का दर्पण है। श्री मोदी ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए
कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतरिम बजट में नवाचार और स्टार्टअप पर जोर दिया गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि सूर्योदय प्रौद्योगिकी में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष का प्रस्ताव किया गया है। विपक्ष ने अंतरिम बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने बढ़ते वित्तीय घाटे पर चिंता व्यक्त की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उच्च शिक्षा में ऋण के लिए किए गए प्रावधान विद्यार्थियों के लिए मददगार होंगे। श्री नीतीश कुमार ने रेलवे के लिए 3 नए आर्थिक गलियारे शुरू करने के फैसले की भी सराहना की है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि सरकार ने इस अंतरिम बजट में विकसित भारत का एक मसौदा प्रस्तुत किया है। नीति आयोग के ही सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की योजनाओं और कदमों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन बेहतर हुआ है, तो ये भी आवश्यक है कि उत्पादन के बाद की गतिविधि जैसे कृषि के लिए बाजार और प्रसंस्करण पर बल दिया जाना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके परिवार को भी शामिल किया गया है। कोविड के दौरान इन सभी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य ने कहा कि वित्त मंत्री की अनुसंधान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा बहुत अहम है। इससे अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि क्षेत्र के अनुसंधान में भी लाभ मिलेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अंतरिम केंद्रीय बजट पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। रात 9:15 बजे परिचर्चा में आर्थिक कार्य विभाग में सचिव अजय सेठ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता और मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के अलावा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक अजीत मंगरोलकर ने कहा है कि आगामी पूर्ण बजट की दिशा तय करेगा। उप महानिदेशक संजय मेहता ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप है। मैं इस बजट को एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट की तरह देखता हूं, क्योंकि ये बजट में जो भी प्रावधान किया है वो अगले 5 साल के लिए गया है और जो भी प्रावधान किया है वो एक विकसित भारत का जो संकल्प है मोदी जी का, के ऊपर फोकस करके एक रोड मैप बनाया गया है। तो ये एक विकसित भारत का बजट मैं मानता हूँ। आर्थिक विशेषज्ञ और अल्टरनेटिव फंडिंग के सह अध्यक्ष दुष्यंत सिंह दवे ने अंतरिम बजट को प्रगतिशील बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ घोषणाएं दूरगामी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा ने अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि इसने बड़ी संभावनाओं की प्रबल रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में 4.5% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की दिशा में है। भारतीय बैंक संघ के प्रबंध निदेशक और पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके गोयल ने अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उत्साहजनक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि यह अंतरिम बजट विकसित भारत की ओर एक मसौदा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार न केवल पहले से तय राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर चल रही है, बल्कि उसे बेहतर भी बना रही है। नई दिल्ली में आज श्रीमती सीतारामन ने कहा कि एक सीधा सादा संदेश है जिसे हर रेटिंग एजेंसी को अपनाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को अपने अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोगों का विश्वास और आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब अधिक अवसर मिलने लगे हैं। डिफेंस में हर रैंक में आज महिला आ सकते हैं। परमानेंट कमीशन उनको मिल रही है, सैनिक स्कूल महिला के लिए हो रही है और नेशनल डिफेंस एकेडमी और राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी में भी महिला का रिक्रूटमेंट हो रही है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी पर सब्सिडी की योजना और 2 साल बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दी है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार भागीदार राज्यों के अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी पर हर महीने 18.5 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राज्य में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक और गठबंधन के नेता चंपई सोरेन ने राज्य में नई सरकार के गठन के लिए 43 विधायकों के समर्थन के साथ आज रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भेंट की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के विशेष धन शोधन निवारक अधिनियम अदालत में पेश किया। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश और म्यांमार के मित्र के रूप में भारत लंबे समय से हिंसा की पूर्ण समाप्ति और म्यांमार में संघीय लोकतंत्र की वकालत करता रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन करेंगी। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। कहा, सरकार विकास के लिए सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं। कुछ छोटी और विवादित प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से करीब 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। बजट पर विभिन्न क्षेत्रों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। व्यापार और उद्योग जगत ने अंतरिम बजट को विकासोन्मुख बताते हुए इसका स्वागत किया, जबकि विपक्ष ने कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर झारखंड में नई सरकार के गठन का दावा पेश किया और भारत ने म्यांमार में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।